Good morning, student. This is Sagar sir. In this video, we will study revenue. Revenue का मतलब कर. लैंड वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू. भूमि जो था वह कर का सबसे प्रमुख स्रोत था, मुख्य स्रोत था. खराज वाज कलेक्टेड एज ए शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में तो 5 कर थे, जैसे जजिया, जकात, खराज, खम्स और उर्स. खराज जो था वह भूमि कर था जो कृषि उत्पादन पर लगाया जाता था. अलाउद्दीन खिलजी हैड लैंड रीअसेस्ड. अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि का पुनर्मूल्यांकन किया. ही फिक्स द रेट ऑफ रेवेन्यू एट हाफ ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस. उन्होंने किसान के उत्पादन का आधा कर के रूप में निश्चित किया. अलाउद्दीन पेड हिज सोल्जर फिक्स सैलरी इन कैश. अलाउद्दीन खिलजी जो था वह अपने सेनाओं को एक फिक्स सैलरी देता था जो कैश में रहता था, नगद देता था. सो इन इम्पॉर्टेंट प्लेस रेवेन्यू हैड टू बी पेड इन कैश. इसीलिए प्रमुख जगहों में, माने अधिकतर जगहों में रेवेन्यू जो था, कर जो था, वो कैश में पेड किया जाता था, मतलब नगद दिया जाता था. एंड द पीजेंट हैड टू सेल देयर प्रोड्यूस टू बी एबल टू पे द रेवेन्यू. और इस क्रम में किसान को अपना जो पैदावार था उसे बेचना पड़ता था ताकि वह कर देने में सक्षम हो सके, कर दे सके. ग्रेन कलेक्टेड एज रेवेन्यू वाज स्टोर्ड इन ग्रेनरीज टू मेट नेचुरल क्राइसिस लाइक फेमाइन एंड फ्लड. और जो ग्रेन जो कलेक्ट किया जाता था रेवेन्यू के रूप में, उसे ग्रेनरी में स्टोर किया जाता था, मतलब अन्नागार में स्टोर किया जाता था, ताकि जो नेचुरल क्राइसिस हो, मतलब जब प्राकृतिक आपदा हो जैसे कि फेमाइन और फ्लड, मतलब भुखमरी और बाढ़, उस समय इनका उपयोग किया जा सके. नेक्स्ट टॉपिक इज मंगोल पॉलिसी. दूसरा टॉपिक है मंगोल नीति. अलाउद्दीन खिलजीज पॉलिसीज. अलाउद्दीन खिलजी की नीति. Alauddin built new forts and repaired old ones along the northwestern frontiers. अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर पश्चिमी भाग में नए किले का निर्माण करवाया और पुराने किले का मरम्मत करवाया. ही ऑल्सो बिल्ड ए गैरिसन टाउन कॉल्ड सिरी. उन्होंने एक सैनिक छावनी वाला शहर का निर्माण करवाया जिसका नाम सिरी था. हिज एबल जनरल ड्रोव बैक टू मंगोल रेडर्स who raided India several times during his reign. अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जब मंगोल शासक जब उसके राज्य में आक्रमण कर रहे थे, तब उसके जो सक्षम और सबल सेनापति थे उन्होंने मंगोल आक्रमणकारियों को कई बार उसके राज्य से खदेड़ा. द पॉलिसीज ऑफ इल्तुतमिश एंड बलबन. मतलब बलबन और इल्तुतमिश की नीतियाँ. इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू फेस द मंगोल मीनेंस. इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था जो मंगोल के खतरों का सामना किया. ही सेव्ड इंडिया फ्रॉम मंगोल इन्वेशन बाय वाइजली रिफ्यूजिंग शेल्टर टू द रूलर ऑफ ईरान हु हैड बीन आउटस्टेटेड बाय मंगोल चीफ खिज खां. 1221 ईस्वी में भारत में पहला मंगोल आक्रमण होता है जब मांगवर्नी बोल के एक राजा होता है जिसको कि वहाँ बेदखल कर दिया जाता है और वह भागकर भारत की सीमा तक आ जाता है. जब इल्तुतमिश उसको संरक्षण देने से इनकार कर देता है तो मंगोल शासक चंगेज खां जो थे वह भारत की सीमा से ही वापस चला जाते हैं. बलबन बिल्ट फोर्ट टू गार्ड हिज एम्पायर अगेंस्ट पॉसिबल मंगोल अटैक. बलबन ने अपने राज्य के चारों ओर किले का निर्माण कराया ताकि वह मंगोल आक्रमणों से बच सके. द नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक्स मेजर्स. दूसरा टॉपिक हमारा जो है वह है आर्थिक पैमाना. अलाउद्दीन फिक्स द प्राइस ऑफ ऑल इसेंशियल गुड्स सो दैट सोल्जर्स एंड द अदर सैलरीड पीपल कुड अफोर्ड टू बाय दिस गुड्स. अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी सामान, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने भी सामान होते हैं उनके दाम को फिक्स कर दिया ताकि जो सोल्जर्स हैं, माने सेना है, और जो अदर सैलरीज पीपल हैं, मतलब दूसरे वेतनभोगी लोग जो हैं, वो आसानी से इन चीज़ों को खरीद सके. वेट्स एंड मेजर्स वेर स्टैंडर्डाइज्ड. मतलब वजन, माने नाप और तोल दोनों की जो पैमाना था उसको एक उच्च स्तर का बनाया गया. एंड चीटिंग वाज सीवरली पनिश्ड. और जो चीटिंग करता था, मतलब जमाखोरी या फिर
धोखाधड़ी करता था उन्हें दंड दिया जाता था। These measures benefited the soldier as well as the general people। ये जो नीतियाँ थी ये मतलब सिपाहियों के साथ साथ सामान्य लोगों को, आम लोगों को भी फायदा पहुंचाता था। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा टॉपिक है सेना का प्रशासन। अलाउद्दीन वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू मेंटेन ए वेल इक्विप्ड स्टैंडिंग आर्मी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिन्होंने एक बहुत ही सुदृढ़ सेना का निर्माण किया था। ही paid his soldier in cash and gave them imported horses of good breed। वह अपने सेनाओं को नगद वेतन देता था और उन्हें अच्छे नस्ल का घोड़ा भी युद्ध के लिए देता था। The horses were branded to prevent theft। और घोड़ों पे दाग लगा दिया जाता था। दाग प्रथा का शुरुआत उसी के समय से हुआ था। घोड़ों पर दाग लगा दिया जाता था ताकि घोड़े चुराए नहीं जा सके। ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर्स वाज कीप टू प्रिवेंट सब्स्टिट्यूशन। और सभी सेनाओं का डिटेल डिस्क्रिप्शन रखा जाता था, वर्णन रखा जाता था ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो या उसके अदला बदली नहीं हो जाए। जैसे अभी हम लोगों का आधार कार्ड, वोटर कार्ड होता है, वैसे ही तभी सेनाओं के पास एक कार्ड होता था, एक पहचान पत्र होते थे ताकि उसका अदला बदली नहीं हो जाए, युद्ध के समय सेनाओं का अदला बदली नहीं हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज मोहम्मद बिन तुगलक्स पॉलिसी। दूसरा टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक का नीतियाँ। शिफ्ट ऑफ कैपिटल मतलब राजधानी का हस्तांतरण, मतलब राजधानी को एक जगह से दूसरे जगह ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल टू ए प्लेस सेफ फ्रॉम मंगोल अटैक्स। और मोहम्मद बिन तुगलक ने निर्णय लिया कि वह अपना राजधानी को एक ऐसे जगह ले जाएगा जहां वह अपनी राजधानी को मंगोल आक्रमण से बचा सके। ही चूज देवगिरी इन द डेक्कन एंड रिमेंड इट दौलताबाद। उन्होंने इसके लिए देवगिरी को चुना, डेक्कन क्षेत्र का देवगिरी को चुना और बाद में इसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। ही बिल्ट ए रोड टू हेल्प नोबल्स एंड ऑफिशियल्स शिप टू द न्यू कैपिटल। उन्होंने अपने नोबल्स माने मंत्रियों और सामंतों तथा ऑफिशियल मतलब जितने अधिकारी थे उन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए सड़क का भी निर्माण कराया। बट व्हेन ही रियलाइज दैट ही कुड नॉट कंट्रोल द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर फ्रॉम दौलताबाद, ही शिफ्टेड द कैपिटल बैक टू दिल्ली। लेकिन जब उसे यह एहसास हुआ कि वह दौलताबाद या देवगिरी में रहकर अपना जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उसका नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने फिर से अपनी राजधानी को दिल्ली वापस ले आए। दिस कॉज हैवी फाइनेंशियल लॉस एंड ग्रेट हार्डशिप टू पीपल। इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति हुई और लोगों को भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। द सुल्तान ऑल्सो लॉस्ट कंट्रोल ओवर द डेक्कन आफ्टर शिफ्टिंग बैक टू दिल्ली। सुल्तान ने जब दौलताबाद से दिल्ली अपनी राजधानी को फिर से शिफ्ट किया तो उस समय उसका नियंत्रण जो है दक्कन के क्षेत्र से भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक्स मेजर। दूसरा टॉपिक है आर्थिक पैमाना या आर्थिक जो महत्व थे। टू मीट द एक्सपेंस ऑफ द आर्मी, मोहम्मद बिन तुगलक इंक्रीज लैंड टैक्स इन द गंगा यमुना दोआब। मतलब अपने आर्मी के खर्चे को पूरा करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा दोआब का जो क्षेत्र था उसमें कर की वृद्धि की। मैनी फार्मर रोज इन रिबेलियन। बहुत सारे फार्मर किसान जो थे इससे क्षुब्ध होकर उसके खिलाफ विद्रोह कर दिए। दे वेर यूथलेसली क्रस्ड एंड लार्ज एरिया वेर लेड वेस्टेड। दे वेर यूथलेसली क्रस्ड। उन लोगों को बुरी तरह से निर्दयतापूर्वक दबा दिया गया और बहुत बड़े क्षेत्र को बर्बाद कर दिया गया, उसके फसल को बर्बाद कर दिया गया। रिजल्टिंग इन फेमाइन कंडीशन। इसका परिणाम यह हुआ कि भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। द सुल्तान हैड टू प्रोवाइड 6 months सप्लाई फ्रॉम द रॉयल ग्रेनरी एट चीप रेट। फिर सुल्तान ने उन लोगों के लिए 6 महीने का राशन जो है अपना रॉयल ट्रेजरी से मैंने रॉयल ग्रेनरी से, राजकीय जो अन्न भंडार थे उससे उन लोगों को कम दाम पर उपलब्ध कराया। पीसेंट हैड टू बी गिवन लोन टू रिस्टोर कल्टीवेशन। किसानों को अपने कृषि कार्य को पुनः प्रारंभ करने के लिए सरकार द्वारा लोन भी दिया गया, मतलब राजा द्वारा लोन भी दिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू प्रिजर्व गोल्ड एंड सिल्वर टू मीट द एक्सपेंस ऑफ द
ऑफ हिज प्लान्ड कैंपेन आउटसाइड हिज एम्पायर। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने और चांदी को बचा कर रखा ताकि उसकी जो योजना है, मतलब अपने साम्राज्य के बाहर जो कैंपेन अभियान करेगा, अभियान करने के लिए जो उन्होंने योजना बनाई थी, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वह सोने और चांदी को जमा करके रखा था। सो विद इन हिज एम्पायर ही इंट्रोड्यूस ब्रॉन्ज टोकन कॉइन्स। इसीलिए उन्होंने अपने साम्राज्य में ब्रॉन्ज का सांकेतिक मुद्रा शुरू किया, मतलब कांसा का सांकेतिक मुद्रा शुरू किया। ही हाउएवर फेल्ड टू चेक द लार्ज स्केल फर्जरी ऑफ द ब्रॉन्ज कॉइन। लेकिन उस ब्रॉन्ज कॉइन का जो नकली सिक्का निकला वह उसको रोकने में नाकाम रहा। बड़े पैमाने पर जाली सिक्के निकल गए और उसको वह रोक ना सका। द वैल्यू ऑफ द करेंसी फेल शार्पली। इससे उसका जो करेंसी का जो मूल्य था वह बहुत तेज़ी से नीचे गिर गया। ट्रेड सफर्ड एज फॉरेन मर्चेंट स्टॉप बिजनेस। इससे व्यापार भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि जो विदेशी व्यापारी थे वह इन प्रदेशों के साथ व्यापार करना बंद कर दिया। द सुल्तान हैड टू विदड्रॉ द टोकन करेंसी एंड पे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन इन एक्सचेंज। इस प्रकार जब ये सब चीज़ रोकने में नाकाम रहे तो सुल्तान को जो अपनी टोकन करेंसी का जो पॉलिसी था उसको विड्रॉ करना पड़ा, उसको हटाना पड़ा, और उसके बदले में सोने और चांदी देने पड़े। जितने के ब्रॉन्ज के सिक्के थे उतने मात्रा के सोने और चांदी के सिक्के देने पड़े, उसको अदला बदली करना पड़ा। दिस कॉज ए हैवी फाइनेंशियल लॉस। इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति हुई। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडिंग आर्मी, मतलब अस्थाई सेना। मोहम्मद बिन तुगलक प्लान्ड ए मिलिट्री कैंपेन इन द सेंट्रल एशिया टू स्टॉप मंगोल एक्सपेंशन। मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों के विस्तार को रोकने के लिए एक सैन्य अभियान की योजना बनाई थी ताकि मध्य एशिया के मंगोल का राज्य का जो विस्तार है उसको रोका जा सके। ही रेज ए ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी फॉर दिस पर्पस। इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी अस्थाई सेना का निर्माण किया। हाउएवर ही हैड टू गिव अप द प्लान आफ्टर स्पेंडिंग हैविली ऑन द अरेंजमेंट। इस अभियान के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चे किए थे, बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट किया था, लेकिन बाद में उसको राजा को यह प्लान छोड़ना पड़ा, क्योंकि कभी जब युद्ध होता है या दो देशों के बीच जब कभी युद्ध होता है तो इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति होती है, लोगों के जान माल की भी हानि होती है। इसलिए जब राजा को यह एहसास हुआ कि यदि हम युद्ध करेंगे और इससे हमारा बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति होगा, तो उन्होंने फिर जो अरेंजमेंट किया था, जो आयोजन किया था और बहुत ज़्यादा खर्चा किया था, सेना को 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया था। जब ये सब करने के बावजूद जब उन्हें यह एहसास हुआ कि इससे नुकसान होगा तो उन्होंने उसको रद्द कर दिया। थैंक यू।